रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम के ये दोहा आज के संदर्भ में कितना सटीक बैठता है, खासकर जब हम भारत के भूजल की बात कर रहे हैं, जो वाकई एक बड़े संकट में है। आज हम इसी पर बात करेंगे। केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी CGWB की जो 2024 की वार्षिक रिपोर्ट आई है और द हिंदू में भी इस पर चर्चा हुई है, उसी के आधार पर भारत के इस गहराते भूजल प्रदूषण संकट को समझने की कोशिश करेंगे। और ये विषय देखिए UPSC की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, पर ये हम सबकी जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सोचिए, करीब 60 करोड़ भारतीय रोजाना भूजल पर निर्भर हैं, तो ये सिर्फ कोई पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गया अब। नहीं, ये सीधे सीधे लोगों की सेहत का सवाल है, एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इसके कारण क्या हैं, असर क्या हो रहा है और हाँ, समाधान क्या सुझाए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। रिपोर्ट बताती है कि ये जो संदूषण है ये काफी फैला हुआ, व्यापक है। हाँ बिल्कुल, और इसके पीछे कारण भी कई हैं। एक तो है ज़ाहिर औद्योगिक प्रदूषण, मतलब फैक्ट्रियों से जो भारी धातुएं निकलती हैं, सीसा, कैडमियम, क्रोमियम, पारा या दूसरे जहरीले रसायन, वो बिना किसी ट्रीटमेंट के ज़मीन में चले जाते हैं। अच्छा। और पानी को जहरीला बना रहे हैं। कानपुर, वापी जैसे जो औद्योगिक इलाके हैं, वहाँ तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कुछ जगहों को तो डेथ जोन तक कहा जा रहा है। डेथ जोन? ओह हाँ, मतलब वहाँ किडनी फेल होने के मामले बहुत बढ़ गए हैं भूजल की वजह से। और खेती में जो चीजें इस्तेमाल होती है, उर्वरक वगैरह, हाँ वो भी एक बड़ा कारण है। नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक हैं उनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है, उससे पानी में नाइट्रेट का प्रदूषण बढ़ रहा है। और फॉस्फेट वाले उर्वरकों से एक और नई दिक्कत सामने आ रही है, यूरेनियम संदूषण की। यूरेनियम उर्वरकों से? हाँ, ये फॉस्फेट उर्वरकों में अशुद्धि के तौर पर पाया जाता है और धीरे धीरे पानी में मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या वजह है? देखिए, हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी, कचरा, उसका सही निपटारा ना होना, सेप्टिक टैंक ठीक से ना बने हों, सीवर लाइनें लीक कर रही हों। हाँ, ये तो आम बात है कई जगह। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि पानी में बीमारी फैलाने वाले कीटाणु, जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, वो मिल जाते हैं। और एक और पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, प्राकृतिक प्रदूषण, मतलब भूजनित या जियोजेनिक कंटैमिनेशन। प्राकृतिक वो कैसे? मतलब कुछ तत्व जमीन के बनावट में, चट्टानों में ही कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं, जैसे फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, यूरेनियम भी। अच्छा। राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कई राज्यों में ये दिक्कत है। अब होता क्या है कि जब हम बोरवेल से बहुत ज्यादा पानी खींचते हैं तो जमीन के नीचे पानी का स्तर गिर जाता है। हाँ, वो तो हो ही रहा है। तो उससे ये जो तत्व पानी में पहले से कम मात्रा में थे, वो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है और पानी खतरनाक हो जाता है। तो मतलब ये सिर्फ हमारी लापरवाही नहीं, कुदरती कारण और पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, ये सब मिलकर समस्या को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही। और इस सब के ऊपर जो निगरानी और नियंत्रण का सिस्टम है, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर है। हमारा जो 1974 का जल अधिनियम है, वो ज्यादातर सतही जल, मतलब नदियों झीलों पर ध्यान देता है। भूजल उसमें उतना कवर नहीं होता। अच्छा, ये बात है। हाँ, और जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है, CGWB है, उसके पास नियम सख्ती से लागू करवाने के कानूनी अधिकार वो थोड़े सीमित हैं। राज्यों के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, SPCBs, उनके पास अक्सर स्टाफ और पैसों की कमी रहती है। फिर कई एजेंसियां हैं, CGWB, CPCB, SPCBs, जल शक्ति मंत्रालय, लेकिन इनके बीच तालमेल वो उतना मजबूत नहीं दिखता। सब अपने अपने दायरे में काम करते हैं। मतलब एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की कमी है। हाँ, कह सकते हैं। और निगरानी की बात करें तो डेटा इकट्ठा करने का काम भी नियमित नहीं है, और जो डेटा है भी वो आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता। तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या गड़बड़ है। बिल्कुल। और जब पता चलता है तब तक देर हो जाती है, फिर कदम उठाने में वक्त लगता है, और इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये सब सुनकर तो वाकई चिंता होती है। अब जरा इसके असर पे बात करते हैं। लोगों की सेहत पर और बाकी चीजों पर क्या असर पड़ रहा है इसका? असर बहुत गंभीर और कई तरह का है। सबसे पहले सेहत की बात करें। फ्लोराइड अगर पानी में 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा हो तो स्केलेटल फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों में भयानक दर्द होता है। बाप रे, कितने लोग प्रभावित हैं इससे?
अनुमान है कि लगभग 6.6 करोड़ लोग इसके जोखिम में हैं, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। और आर्सेनिक का? आर्सेनिक तो और भी खतरनाक है। 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से ज्यादा होने पर ही खतरा शुरू हो जाता है। इससे त्वचा पर घाव हो सकते हैं और लंबे समय तक ऐसे पानी के संपर्क में रहने से कैंसर तक का खतरा रहता है। कैंसर भी? हाँ, बिहार, उत्तर प्रदेश में तो कुछ जगहों पर 200 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक पाया गया है। सोचिए कितना ज्यादा। बहुत ज्यादा। और नाइट्रेट? आपने ब्लू बेबी सिंड्रोम का जिक्र किया था। हाँ, नाइट्रेट अगर 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा हो तो छोटे बच्चों में, शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। इसमें खून शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचा पाता, बच्चे नीले पड़ने लगते हैं। पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक में इसके मामले बढ़ रहे हैं। ये तो बहुत डरावना है। और यूरेनियम और भारी धातुएं? यूरेनियम, जैसा मैंने बताया, 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से ज्यादा होने पर किडनी को नुकसान पहुंचाता है। पंजाब के मालवा इलाके में एक स्टडी में 2/3 सैंपल असुरक्षित पाए गए थे। 2/3? हाँ। और औद्योगिक इलाकों में जो सीसा, कैडमियम जैसी भारी धातुएं हैं, वो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट डाल सकती हैं, खून की कमी यानी अनीमिया कर सकती हैं। और कीटाणु वाला पानी? उससे तो सीधी बीमारियां फैलती हैं। हैजा, पेचिश, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, इनके प्रकोप की खबरें आती रहती हैं। सेहत के अलावा क्या खेती वगैरह पर भी असर है? बिल्कुल है। जहरीले पानी से सिंचाई होगी तो फसल की पैदावार घटेगी और जो उगेगा भी उसमें ये जहरीले तत्व आ सकते हैं, मतलब हमारी फूड चेन में। हाँ, ये तो और भी खतरनाक है। और समुद्र के किनारे वाले जो इलाके हैं, वहाँ एक और दिक्कत है। ज्यादा पानी खींचने से समुद्र का खारा पानी जमीन के नीचे पानी में घुस जाता है, जिसे लवणता अंतर्वेधन कहते हैं। उससे जमीन बंजर हो जाती है। और पर्यावरण पर? जाहिर है, पानी खराब होगा तो उस पर निर्भर रहने वाले जंगली जानवरों, पक्षियों, पूरे इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ेगा। जैव विविधता घटेगी। तो ये तो एक बहुआयामी संकट है। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे निपटा कैसे जाए? रिपोर्ट में क्या समाधान सुझाए गए हैं? देखिए, समाधान भी कई स्तरों पर करने होंगे। सबसे पहले तो एक मजबूत राष्ट्रीय भूजल प्रदूषण नियंत्रण ढांचा यानी NGPCF बनाने की जरूरत है। इसमें सबकी भूमिकाएं साफ हों, केंद्र की, राज्यों की, स्थानीय निकायों की, और CGW को नियम लागू करवाने के लिए और ज्यादा अधिकार मिले। ठीक है। और निगरानी व्यवस्था को एकदम आधुनिक बनाना होगा। रियल टाइम सेंसर लगें जो लगातार पानी की गुणवत्ता बताएं। सैटेलाइट इमेजरी यानी रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल हो। राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम NAMMP के तहत हमारे एक्विफर्स की मैपिंग और मैनेजमेंट बेहतर हो। और सारा डेटा एक ओपन प्लेटफॉर्म पर हो ताकि रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स और आम लोग भी उसे देख सकें। इसे स्वास्थ्य निगरानी सिस्टम से भी जोड़ना जरूरी है ताकि पता चले कि कहाँ पानी की वजह से कौन सी बीमारियां हो रही हैं। और जहाँ पानी पहले ही खराब हो चुका है, मान लीजिए किसी गांव में फ्लोराइड या आर्सेनिक बहुत ज्यादा है, वहाँ के लिए लक्षित उपचार यानी टारगेटेड रिमीडिएशन की जरूरत है। जल जीवन मिशन एक अच्छी पहल है। उसके तहत सामुदायिक स्तर पर पानी साफ करने वाले प्लांट लगाए जा सकते हैं, जैसे फ्लोराइड हटाने वाले, आर्सेनिक हटाने वाले। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हर घर तक सुरक्षित पाइप वाला पानी पहुंचे। उद्योगों और कचरे के लिए क्या सुझाव है? उद्योगों के लिए नियम और सख्त करने होंगे। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD को अनिवार्य करना चाहिए। मतलब फैक्ट्री से किसी भी तरह का तरल कचरा बाहर न निकले, उसे वहीं ट्रीट करके रिसाइकल किया जाए। ओके। कचरा फेंकने की जो जगह है, लैंडफिल, उनका रेगुलेशन बहुत सख्त होना चाहिए ताकि उनसे जहरीला पानी रिस कर भूजल में न मिले। और अगर कोई अवैध तरीके से प्रदूषण फैलाता है तो CGWB उस पर भारी जुर्माना लगा सके, ऐसी व्यवस्था हो। खेती के तरीकों में बदलाव की भी बात थी। हाँ, बहुत जरूरी है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का बेतहाशा इस्तेमाल कम करना होगा। इसके लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना एक उपाय है। सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY जैसी स्कीमें हैं, उन्हें और मजबूत करना होगा। किसानों को जागरूक करना होगा। और आपने स्थानीय भागीदारी की बात की थी। हाँ, वो शायद सबसे अहम है। समाधान ऊपर से थोपने के बजाय समुदाय को साथ लेकर चलना होगा। स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें हैं या पानी इस्तेमाल करने वाले समूह, वाटर यूजर ग्रुप्स हैं, उन्हें निगरानी और प्रबंधन में सक्रिय भूमिका देनी होगी।
अटल भूजल योजना ATLJL इसी दिशा में एक अच्छी कोशिश है, जहां समुदाय खुद अपने इलाके के भूजल को बचाने और मैनेज करने के लिए योजनाएं बनाता है और लागू करता है। तो कुल मिलाकर जैसा द हिंदू के विश्लेषण में भी कहा गया है, ये एक जटिल और वाकई गंभीर संकट है। इसके स्वास्थ्य, खेती, पर्यावरण पर बहुत दूरगामी असर है और इससे निपटने के लिए तुरंत एक इंटीग्रेटेड, सख्त और समुदाय केंद्रित अप्रोच की जरूरत है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। भविष्य के प्रशासक के तौर पर या एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम सब इन समाधानों को जमीन पर बेहतर तरीके से उतारने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? भूजल संरक्षण में हमारी अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर सोचने की जरूरत है। बहुत सही। अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई और सवाल है या आप किसी और पहलू पर बात करना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में जरूर